हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले एक दो वीडियो से हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको सबसे पहला वीडियो में मैंने बताया था कि भारत का संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, और भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या क्या होता है। भारत के संविधान में तो हम लोग को अनुच्छेद पढ़ना होता है, लेकिन भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या यानी कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे। और फिर आपको बताया दूसरे वीडियो में कि हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि भारत का संविधान जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर जो तैयार हुआ, उससे पहले भी संविधान में जितने भी चीज़ हैं उनका विकास पहले से ही होते आ रहा था। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि संविधान का वर्गीकरण किया जाता है। कई आधार पे संविधान को वर्गीकृत करते हैं, हम लोग बांटते हैं, कई भागों में बांटते हैं, जैसे कठोर संविधान, लचीला संविधान, लोकतांत्रिक संविधान, राजतांत्रिक संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। इस प्रकार से आपको कई आधार पे बांटे और समझाया उसमें। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग अगले क्लास से भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आपको भी पता होगा कि भारत के आज़ादी के पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासनकाल था, और अंग्रेज़ लोग यहाँ पे लगभग 200 साल 250 साल तक यहाँ पे शासन किए। और आपको भी पता होगा कि अंग्रेज़ लोग सबसे पहले यहाँ पे आए थे तो एक कंपनी बनाकर आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वे सबसे पहले व्यापार के उद्देश्य से आए थे भारत में। लेकिन भारत का स्थिति देखकर धीरे धीरे वे लोग यहाँ पे राजनीति में शामिल होते गए, और व्यापार के साथ साथ यहाँ पे राजनीति में शामिल होकर यहाँ के सत्ता के भागीदार भी बन गए, और यहाँ पे कब्जा भी जमा लिए, भारत को अपना उपनिवेश भी बना लिए। और जब भारत को अपना उपनिवेश बना लिए तो एक कंपनी यहाँ पे भारत को पूरा कंट्रोल करने लगी। तो ब्रिटेन के महारानी के द्वारा यहाँ पे कुछ समय समय पे नियम भी भेजा जाता था। उसके बाद फिर कुछ परिवर्तन हुए, कंपनी को समाप्त कर दिया गया, डायरेक्ट यहाँ महारानी का शासन आ गया। तो ये सब पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। अगर आप पॉलिटी में कुछ भी नहीं जानते हैं, संविधान में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो पहला वीडियो से अगर आप वीडियो चालू करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ विकसित हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज का वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था उसका निर्माण हुआ 1600 ईस्वी में, भारत में आया 1608 ईस्वी में। भारत में पहला अस्थायी कंपनी स्थापित किया अंग्रेज लोग 1611 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। लेकिन 1613 में पहला अस्थायी कंपनी सब सूरत में स्थापित किया, और 1717 के टाइम तक ये सब भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर लिया। एक आपको कलकत्ता प्रेसिडेंसी, एक आपको बंगाल में कलकत्ता, एक आपको बम्बई प्रेसिडेंसी, और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। ये सब पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो 3 प्रेसिडेंसी ये सब बना लिया। कौन कौन? एक मद्रास, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, या इसको कलकत्ता भी बोला जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी, और एक बम्बई प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है केंद्र क्षेत्र। अंग्रेज लोग भारत को कंट्रोल करने के लिए 3 क्षेत्र में बांटा था। तीनों क्षेत्र कौन कौन है? मद्रास, बंगाल और बम्बई। और यहाँ से तीनों शासन करता था। और इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करने के लिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए समय समय पे ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे नियम लाया गया, और उन्हीं नियम के आधार पर आज हम लोग के संविधान भी बना है। भारत में आधा से ज़्यादा जो चीज़ लिया गया है वो आपको अंग्रेज़ों द्वारा जो नियम लाया गया था उन्हीं से लिया गया है। तो अंग्रेज़ द्वारा लाए गए नियम को ही हम लोग पहले पढ़ लेंगे तो भारतीय संविधान पढ़ने में आसानी होता है। तो हम लोग वही नियम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 भाग में बांटकर आपको पढ़ाएंगे। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1608 में आई, वो देखिए कंपनी एक है, भारत में अंग्रेज़ों का इतिहास है जो कंपनी शासन के रूप में चलता है, और एक है ताज के शासन के रूप में चलता है। अभी आपको बताएं कि कंपनी जो है 1608 में आया, 1717 आते आते 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर लिया। 1757 में सब प्लासी का युद्ध लड़ा और जीत गया, और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा और ये सब जीत गया, और भारत पर कब्जा कर लिया और भारत पर शासन करने लगा।
और जब भारत पे शासन करने लगा तो यहाँ पे कंपनी के कुछ अफसर लोग बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाने लगे। यहाँ पे ब्रिटेन कुछ ही संपत्ति भेजे जाने लगा और यहाँ ज़्यादा ऑफिसरों के जेब में भरा जाने लगा, यानी कि लूटपाट होने लगा ज़्यादा। तो इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको नियम ये सब लाया जाता था। तो नियम 2 चरण में आए हैं। एक आपको जब कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी, तो कंपनी शासन कब से कब तक, तो 1773 से 1857 तक। ऐसे शासन तो पहले से ही चालू हो गया, लेकिन नियम पहला कब आया था, तो 1773 में, इसलिए इसको 1773 से 1857 बोला जाता है, कंपनी का शासन। और ताज का शासन यानी कि महारानी का शासन। महारानी का शासन आपको 1858 से चालू होगा और जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक आपको महारानी का शासन यहाँ पे भारत में चलेगा। और 3 चरण में जो भी नियम आया है यहाँ पे लिखा गया है और पहला चरण में जो भी नियम आया है यहाँ पे लिखा गया है, और इन्हीं के बारे में बारी बारी से पढ़ना है। आपको ये भी बताए थे पिछले वीडियो में कि अंग्रेज लोग यहाँ पे एक पद लेकर आए थे, बंगाल के पद लेके आए थे बंगाल में, जिसका नाम था गवर्नर। तो गवर्नर का पद भी ये सब बताए थे आपको, ये सब युद्ध भी बताए थे, कब आए थे ये सभी बता दिए थे, अभी भी बताएं। तो देखिए, कंपनी जब शासन कर रही थी यहाँ भारत के अंदर, तो सबसे पहला ब्रिटेन से एक नियम बन के आया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस नियम में क्या क्या बात था ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आज हम लोग शुरू कर देंगे। 1773 के एक्ट में क्या क्या बात था आज हम लोग सब जानेंगे। फिर आपको दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब होता है बंदोबस्त। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गड़बड़ रह गए थे, उन गड़बड़ को सुधारने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पिट्स, विलियम पिट्स वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा यह नियम लाया गया, इसलिए इसको कहा जाता है पिट का इंडिया एक्ट, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर उसके बाद यहाँ पे 1786 का अधिनियम आया जो कार्नवाली से संबंधित है, हम लोग सब जानेंगे क्या क्या है इसमें। फिर उसके बाद आपको चार्टर एक्ट, देखिए 4 महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट आपको याद रखना है और ये चारों से कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। चार्टर एक्ट हमेशा 20-20 वर्ष पे आता था और चार्टर एक्ट को हिंदी में राजलेख अधिनियम कहा जाता है। चार्टर एक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो राजलेख अधिनियम, राजलेख अधिनियम कहा जाता है चार्टर एक्ट को। तो राजलेख अधिनियम सबसे पहला जो आया आपको 1793 में, इससे पहले भी था लेकिन महत्वपूर्ण आपको यही 4 ही पढ़ना है। तो चार्टर एक्ट 1793, 20 साल जोड़ दीजिए तो 1813, तो दूसरा चार्टर एक्ट पढ़ना हम लोग को 1813, 20 साल और जोड़ दीजिए तो चार्टर एक्ट 1833 और 20 और जोड़ दीजिए तो चार्टर एक्ट 1853। तो टोटल चार्टर एक्ट आपको 4 पढ़ना है, उससे पहले 4 नियम और पढ़ना है और ये चारों और 4 8 नियम अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको फिर पता चलेगा कि 1857 में क्रांति, आप लोग भी जानते होंगे कि सिपाही विद्रोह हो गया। अब जब भारत में सिपाही विद्रोह हो जाता है तो यह बहुत बड़ा घटना था जिसमें अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ब्रिटेन की महारानी बोलती हैं कि अब यहाँ पे भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है और यहाँ से अब महारानी का शासन भारत में चालू होगा। तो 1857 के बाद 1858 से भारत में महारानी का शासन, यानी कि महारानी के ताज का शासन चालू होता है। और फिर पहला नियम जो आया वो आपको है भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा नियम है भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 है, यहाँ 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इस अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। और इससे पहले 1946 से ही भारत में संविधान बनाने का शुरुआत कर दिया जाता है। तो ये सभी अधिनियम आपको बारी बारी से पढ़ना है कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बात था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या बात था, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बात था और 1786 के अधिनियम में कौन सा ऐसा नियम बन के आया। तो यही सब विशेषता पढ़ना है। तो हम लोग 4 इस वीडियो में पढ़ लेंगे, 4 अगले वीडियो में पढ़ लेंगे और 2 वीडियो इसमें बना देंगे। तो 2-3 वीडियो में हम लोग 4 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे पूरा। और आपको भी इत्मीनान से बैठकर देखना है और समझना है, अगर महत्वपूर्ण लगे तो आपको नोट करना है। मेरे तरफ से तो आपको सब महत्वपूर्ण ही दिया जा रहा है, नहीं तो बहुत सारा एक्ट है, बहुत सारा छोड़े भी आपको हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछा नहीं जाता है। यही जितना है आपको महत्वपूर्ण है, इतना अगर याद कर लेते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपको सवाल नहीं छूटेगा। इस संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत सब चैप्टर आता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सब अगर ये सब आप याद कर लेते हैं तो आपको संविधान का
समझ विकसित हो जाएगा कि किस तरह का भारतीय संविधान है, फिर अनुच्छेद पढ़ने में आपको आसानी होगा। तो अब हम लोग इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। अब हम लोग जान लेंगे कि इन अधिनियम में मुख्य कौन कौन सी बातें आई जो हम लोग भारत के संविधान में आज हम लोग देखते हैं या भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 1781 का संशोधन अधिनियम यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और एक लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। तो आज हम लोग 4 नियम पढ़ेंगे, 4 अधिनियम पढ़ेंगे, 4 एक्ट, जो बोलना है बोल सकते हैं, और उसके बाद अगला में चार्टर एक्ट पूरा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में जब कंपनी यहाँ पे व्यापार के साथ साथ शासन भी करने लगी, तो शासन के शुरुआत के समय पहला ऐसा ही नियम है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में इस नियम को पहला बार भेजा गया, रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रण करने के लिए। रेगुलेट मतलब नियंत्रण करने के लिए भेजा गया इस नियम को। किसको नियंत्रण करने के लिए? तो कंपनी को, कंपनी के कर्मचारियों को, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के कर्मचारी बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे थे यहाँ पे, इसलिए। तो बंगाल के, आपको पिछले वीडियो में बताया और अभी भी समझाए थोड़ा सा, कि अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आए तो कंपनी के जो मालिक होता था उसे, मतलब कंपनी का जो नियंत्रण करने वाला भारत में होता था उसे गवर्नर कहा जाता था। और भारत में 3 प्रेसिडेंसी ये सब बनाया, बम्बई, मद्रास और बंगाल, और तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जब 1773 का एक्ट आया तो इसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसे थोड़ा सा अपग्रेड करके, थोड़ा सा और शक्ति देकर गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखिएगा, कहाँ का? बंगाल का। बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सवाल पूछता है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1773 के अधिनियम के तहत बनाया गया। और यह बनने वाला, गवर्नर जनरल बनने वाला, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले बनने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो बना था उसी का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहला अब गवर्नर जनरल बन गया, इसको शक्ति बढ़ा दिया गया। अब जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था अब इसी के अधीन आ गया, यानी कि अब वो दोनों स्वतंत्र काम नहीं करेगा। पहले तीनों अपना अपना नियम बनाते थे, बंगाल के अलग नियम बनेगा, मद्रास प्रेसिडेंसी का अलग नियम बनेगा और बम्बई प्रेसिडेंसी का अलग नियम बनेगा। लेकिन जब 1773 का एक्ट आया तो उसमें बोला गया कि अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर ही मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी आएंगे। तो और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मद्रास बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल, जी मतलब गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो ये 2 बात आपको समझाए। एक और बात था कि जब बंगाल के गवर्नर को पद बढ़ा रहे हैं, शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो उसके मदद के लिए कुछ उसको एक परिषद दे दीजिए कि उसको सहायता मिले, एक कैबिनेट दे दीजिए। तो एक कैबिनेट बनाया गया 4 सदस्य वाला, गवर्नर जनरल हेतु, यानी कि गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य वाला कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए 4 सदस्य का एक सभा, यानी कि संगठन मान लीजिए, यानी कि समिति मान लीजिए। तो समिति बनाया गया, जैसे अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सहायता के लिए उनका कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, उसी प्रकार से मान लीजिए इनका है कार्यकारी परिषद। तो 4 सदस्य वाला कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल के लिए किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1773। अगला है 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। क्या बनाया गया? सर्वोच्च न्यायालय। अब 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ, इसे बनाने का सबसे पहले ऑर्डर कहाँ आया था? तो 1773 के अधिनियम में आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कलकत्ता में किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? तो 1773 के अधिनियम के तहत स्थापित हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और सबसे पहले जो इसमें मुख्य न्यायाधीश बन के आए थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी यानी कि जो मजदूर थे, काम करने वाले थे या ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उन पर उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
और ये भारत के संविधान में आज भी है, हम लोग उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो यह बात शुरू से ही है भारतीय संविधान में, तो हम लोग जो ये बात लिए हैं शुरू से, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही लिए हैं। और ये सबसे पहले बात जो है कि कर्मचारी पर उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कहाँ बोला गया था, तो 1773 के एक्ट में बोला गया था। तो इस तरह से आपको ये बात आपको दे दिया जाएगा और सवाल पूछ लिया जाएगा कि कौन से अधिनियम में बोला गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला है कि भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक होगा। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, शासन कर रही है, तो यहाँ कितना राजस्व यानी कितना टैक्स वसूलाया, कितना खर्च हुआ, नागरिक के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देना है। और सैन्य मामला, किससे लड़ाई की है, कितना घट रहा है, कितना हथियार है, कितना सेना है, इन सब की जानकारी किसको देना होगा, ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को, यानी कि कंपनी कहाँ की थी, ब्रिटेन की, तो जानकारी कौन रखेगा, ब्रिटेन। तो कंपनी को बाध्य किया गया नियम बनाकर कि जितना भी जानकारी है सब किससे शेयर करो, तो ब्रिटिश सरकार से करो। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 5 बात मुख्यतः याद रखना है, 5 से 6 बात, जिसमें आपको याद रखना है कि गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारिणी परिषद बना जिसमें 4 सदस्य थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर ही आपको मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी शामिल कर लिया गया। अगला याद रखना है कि 1773 के अधिनियम के तहत ही 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया। एक और याद रखना है आपको कि इस नियम के तहत ही कर्मचारियों पर रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इन सभी बातों को किस अधिनियम में लाया गया था, तो 1773 के एक्ट में लाया गया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला आपको जो अधिनियम आया इसमें कुछ गड़बड़ था, जैसे 4 सदस्य वाला कार्यकारिणी परिषद बन गया, यहाँ पे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बन गया, लेकिन इनका काम क्या है ये बांटा ही नहीं गया था, सिर्फ बना दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का अभी आप देखिएगा कि न्याय का काम है, कार्यकारिणी परिषद यानी कि कैबिनेट यानी कि सरकार का काम है टैक्स वसूलना, लेकिन उस समय काम नहीं बांटा गया था। तो कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय टैक्स वसूलने लगती थी, कार्यकारिणी परिषद कभी कभी फैसला सुनाने लगता था, दोनों को आपस में मतभेद हो जाता था, लड़ाई हो जाता था। तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, बंदोबस्त बनाने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए एक एक्ट आया, लड़ाई को सुलझाने के लिए एक एक्ट आया, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब 1781 के एक्ट में क्या ऐसा बोला गया कि बंदोबस्त हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 81 क्यों लाया गया, तो 1773 की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया। एक चीज़ और याद रखना है कि इसे बंदोबस्त कानून 1781 भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है, बंदोबस्त कानून 1781। गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो है वह आपको सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में नहीं है। यह बात कहाँ बोला गया, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो जज था वो बोलता था कि हम सर्वोच्च हैं, हम बड़े हैं, तुम मेरा बात सुनेगा, हम जो बोलेंगे वही सुनना पड़ेगा। लेकिन 1781 के अधिनियम में यहाँ दूर कर दिया गया। जैसे भारत के अभी संविधान में देखिएगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जिस प्रकार से अलग अलग है, यह व्यवस्था कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो 1781 के अधिनियम से। यहाँ पे काम करने वाला क्षेत्र जो है आपको कार्यकारिणी परिषद का, और न्याय करने वाला जो है सर्वोच्च न्यायालय का, वो दोनों को अलग किया गया है कि नहीं। तो भारत के अनुच्छेद 50 में पढ़ेंगे कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथकृत है, तो वो जो हम लोग लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, तो 1781 के अधिनियम से। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह बात कहाँ बोला गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बोला गया था। राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, यानी कि टैक्स वसूलना, राजस्व यानी टैक्स सुप्रीम कोर्ट नहीं वसूलेगा। टैक्स वसूलने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, तो ये कलकत्ता के सभी निवासी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आएंगे। यानी कि कलकत्ता के जितने निवासी हैं उनका फैसला सुनाने का काम, उनका लड़ाई झगड़ा सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा। कहाँ के निवासी का, कलकत्ता का। और सुप्रीम कोर्ट कभी कभी महिलाओं के लिए अभद्र एकदम फैसला सुना देता था, तो धर्म का ख्याल नहीं रखता था, तो धर्म भ्रष्ट कर देता था। तो यहाँ इस अधिनियम में यह भी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले में जाति का भी ख्याल रखे, धर्म का भी ख्याल रखे और लिंग का भी ख्याल रखे।
ये सभी को ध्यान में रख कर ऐसा ना आपको फैसला सुनाना है कि एक स्त्री की मर्यादा का हनन हो। इतना तो आपको समझ विकसित करना ही होगा कि आपको ये सभी ध्यान में रख कर आपको फैसला सुनाना हो, ताकि किसी का मर्यादा, मानव प्रतिष्ठा पर मान सम्मान आँच न पड़े। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ हिदायत दिया गया, कुछ गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद को हिदायत दिया गया, दोनों को अलग अलग काम बांट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से आपको राजस्व संबंधी जितने भी अधिकार हैं हटा दिए गए, गवर्नर जनरल को हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आपको सिर्फ फैसला सुनाना है, और फैसला भी सुनाना है तो आपको धर्म, लिंग और जाति का ख्याल रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि गवर्नर जनरल द्वारा जितने भी बनाए गए अधिनियम थे पहले सुप्रीम कोर्ट में पारित करना पड़ता था, लेकिन इस अधिनियम में बोल गया कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए अधिनियम सुप्रीम कोर्ट में पास नहीं कराना होगा। यानी कि अब डायरेक्ट आप लागू कर सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से पास नहीं कराना होगा। तो जितना भी इसमें खामी था उसको दूर कर दिया गया। यहाँ पे आपको गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, लेकिन दोनों का काम नहीं बांटा गया। यहाँ पे आपको काम बांट दिया गया और दोनों को अलग अलग बताया गया काम। तो ये है आपको 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और ये है आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उम्मीद है कि दोनों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा जो एक्ट लाया गया उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वहाँ के एक प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। विलियम पिट के द्वारा ही पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो ये याद रखिएगा कि पिट इंडिया एक्ट किन के द्वारा लाया गया था, तो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा। इसमें सबसे पहले भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था, यानी कि भारत को ब्रिटिश आधिपत्य मतलब कब्जा का क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया। यह सबसे पहले किस अधिनियम में बोला गया, तो 1784 के अधिनियम में बोला गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भारत को कब बोला गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अगला चीज़ है कि कंपनी भारत में शुरू में तो व्यापार करने आई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे शासन भी करने लगी, माने कि राजनीतिक काम भी करने लगी। यानी कि कंपनी का कितना काम हो गया, दो काम हो गया, एक शासन करना और एक व्यापार करना। अब कंपनी में जो गवर्नर जनरल है शासन करे, टैक्स वसूले, जनता को संभाले या व्यापार करे, दो काम हो गया। तो दो काम करने के लिए इसमें दो अलग अलग संस्था बना दिया गया और दोनों का काम बांट दिया गया। यानी कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामला, यानी कि दोनों राजनीतिक काम और व्यापारिक काम दोनों को अलग कर दिया गया। अब कैसे अलग किया गया, तो दो संस्था बनाकर। एक पहला है नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, शॉर्ट में BOC बोलते हैं, इसका हिंदी है नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रण बोर्ड को कहा गया कि तुम राजनीतिक मामला संभाल लेना, राजनीतिक काम संभाल लेना। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दो काम हो गया है, एक राजनीतिक और एक व्यापार वाला, तो BOC जो है नियंत्रण बोर्ड, ये राजनीतिक मामला संभाल लेगा। और दूसरा है निदेशक मंडल, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, तो निदेशक मंडल व्यापारिक मामला संभाल लेगा। तो आपको 1784 के अधिनियम में आपको 2-3 बात याद रखना है कि 1784 के अधिनियम के तहत भारत को पहला बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो काम जो था उनको अलग अलग बांट दिया गया। और कैसे बांटा गया, तो दो संस्था बनाकर, एक BOC और एक COD। BOC को बोला गया कि आप राजनीतिक मामला संभालिए और COD को बोला गया कि आप व्यापारिक मामला संभालिए। तो ये तीन मुख्य बात आपको याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट में हमेशा यही सवाल पूछा जाता है, ज़्यादातर तो आपको यही ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र ही पूछा जाता है कि किस अधिनियम में बोला गया। अगला आपको अधिनियम है 1786 का अधिनियम। आपको भी पता होगा कि 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, क्योंकि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बन के आ रहा था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था बहुत एकदम सख्त व्यक्ति था, एक सेना में काम कर चुका पहले से ही वो व्यक्ति था। तो पहले ही एक अपना शर्त रखता है कि हमको भारत में जाने से पहले दो हमको शर्त पूरा करो तब भारत में जाएंगे, हमको दो एक अधिकार दो, हमको वहाँ जाने से पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हमको दो अधिकार दो तब हम जाएंगे। तो आपको 1786 का अधिनियम सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। तो आपको सवाल पूछे कि 1786 का अधिनियम किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। अब इसमें ये दो अधिकार क्या मांगता है, तो गवर्नर जनरल बन के आ रहा था तो इसमें पहला मांगता है कि हमको वीटो पावर मिलना चाहिए और दूसरा बोलता है कि हमको सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ बना दो।
यानी कि सेना का अधिकार भी हमको दे दो, यानी कि गवर्नर जनरल हम बन रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो हमको 2 अधिकार चाहिए, एक वीटो पावर और एक सेना का पूर्ण अधिकार, यानी कि सेनापति हमको बना दो। तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया गया और सेनापति भी बनाया गया, यानी कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। अब ये दोनों किसको बनाया गया था? तो कॉर्नवालिस को। किस अधिनियम में? तो 1786 में। अब वीटो पावर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए हम गवर्नर जनरल है और 4 सदस्य हैं। मान लीजिए कि चारों मिलकर एक फैसला सुनाया कि भारत में यह नियम लागू होना चाहिए, लेकिन हमको वो नियम पसंद नहीं है, हम गवर्नर जनरल हैं, तो हम उस नियम को बर्खास्त कर देंगे। ये होता है वीटो पावर, यानी कि खारिज करने की शक्ति। वीटो पावर बर्खास्त कर देने की शक्ति इसके पास है। यानी कि गवर्नर जनरल के जो 4 सदस्य हैं, अगर चारों के चारों एक दने और गवर्नर जनरल एक तरफ, तो गवर्नर जनरल विशेष स्थिति में वीटो पावर का प्रयोग करके उसको खारिज कर सकता है। तो गवर्नर जनरल 1786 में जो कॉर्नवालिस यहाँ पे बन के आया, ये आपको 2 अधिकार लेकर आया, और दोनों अधिकार इसको किस अधिनियम के तहत मिला? 1786 के अधिनियम के तहत मिला। तो अब हम लोग अगले वीडियो में 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट, ये सब पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।